हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमारा अपना डीपीएसपी तक के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे। तो चलिए आज से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मतलब कि ऐसा था कि जब ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें ऐड नहीं थी, ठीक है। हाउएवर जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी सिटीजन्स की, वो को रिलेटिव है, मतलब कि आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे से हम सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें तब सिर्फ ओनली फंडामेंटल राइट्स थे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया उनको ऐसा नेसेसरी फील नहीं हुआ कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इंकॉर्पोरेट करनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउएवर उन्होंने क्या किया था, डीपीएसपी को क्या किया था, ड्यूटीज़ को इंकॉर्पोरेट किया था। मतलब कि जो स्टेट्स की ड्यूटी है, मतलब किस तरह से आप गवर्नेंस को फंडामेंटल के लिए मतलब व्हाट इज़ द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, तो उन्होंने वो ड्यूटीज़ जरूर इंकॉर्पोरेट करी थी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट बॉडी। लेकिन 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। मतलब कि सिंपल बात यह है कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया। लेकिन 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करके टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगी वो 11 हो गई। फाइन, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने शुरू में पढ़ाई था कि हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए, यूएसएसआर से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर बोरो किए। नोटेबली किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जैसे यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, किसी ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी को अडेप्ट नहीं किया हुआ है। राइट, इवन की जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें क्या है, कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। इसके अलावा जो सोशलिस्ट कंट्रीज है जो इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं फंडामेंटल राइट्स को भी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी, राइट, उन्होंने भी क्या हुआ है, उन्होंने भी फंडामेंटल ड्यूटी को अडेप्ट किया गया। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था यूएसएसआर का वो डिक्लेयर करता है कि सिटीजन्स का जो अपना जितना उनका राइट्स का हक है उतना ही उनको मतलब कि ड्यूटीज अपनाने का पूरा हक है एंड दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज एंड एप्लीकेशन। सिंपल बात ये कि अगर कोई सिटीजन है, अगर अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर रहा है तो उसको अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी है। तो लोग स्टार्ट करते हैं। फिर स्वर्ण कमेटी ने रिकमेंड, देखो गाइस आपको पता होना चाहिए हमने 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किसकी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो अभी आपको इस कमेटी के बारे में पूरा रट जाना चाहिए। राइट, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को क्या किया, सेटअप किया कि वो रिकमेंडेशन देगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। राइट, उन्होंने बताया कि क्या ऐसी नीड है, क्या नेसेसिटी है कि जो हम ऐसा फील कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल एमरजेंसी। कमेटी ने रिकमेंड किया कि हाँ हमें एक सेपरेट चैप्टर इंक्लूड करना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। आपको पता होना चाहिए हमारा आर्टिकल 51A और पार्ट 4A ये डील करता है किससे, फंडामेंटल ड्यूटी से। तो हमने सेपरेट चैप्टर ऐड किया है किस पे, फंडामेंटल ड्यूटी से। इन पे क्या है, इन्होंने बोला कि इससे क्या है, हम सिटीजन्स को स्ट्रेस करेंगे, मतलब कि ये सिटीजन्स को पता होगा कि ये उनकी ड्यूटी होगी और वो अपनी ड्यूटी के लिए कॉन्शियस बनेंगे कि अगर आप साथ में राइट्स को एंजॉय कर रहे हो तो आपको अपनी ड्यूटीज़ भी निभानी है एंड दे ऑल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म एज वेल। फाइन, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने, सेंटर ने क्या किया, तो हमारी सेंटर पे उस वक्त जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने स्वर्ण सिंह की कमेटी को रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को इनेक्ट किया 1976 में। और इस अमेंडमेंट ने क्या किया, न्यू पार्ट ऐड किया जिसका नाम है पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एक आर्टिकल हमने ऐड किया दैट इज द आर्टिकल 51A फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेसिफाइड कोड ऑफ, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की ऑफ द सिटीजन, ठीक है। जो रूलिंग कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने क्या किया कि जो डिक्लेयर्ड दैट नॉन इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ हिस्टोरिकल मिस्टेक। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने भी बोला था जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड नहीं किया वो एक तरह की हमारी क्या थी, मिस्टेक थी, ठीक है। और क्लेम किया कि कैसे फ्रेमर जो कॉन्स्टिट्यूशन की, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि एक हिस्टोरिकल मिस्टेक थी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करना
और ये क्लेम किया कि चलो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो करने को फेल हो गया हमने वो अब कर दिया है, ठीक है। हाँ, वो जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करती है, लेकिन हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया, ऐड किया। इंटरेस्टिंगली कुछ रिकमेंडेशन थी कमेटी की जिसको कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट भी नहीं किया, मतलब कि उन्होंने 8 ड्यूटीज ऐड करने को बोला था लेकिन हमने 10 ड्यूटीज ऐड करी, लेकिन सोचो इनमें से भी कुछ ड्यूटीज को ऐड नहीं किया गया था और उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। अब कौन कौन सी ऐसी ड्यूटी थी जो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा तो रिकमेंड की गई लेकिन ऐड नहीं किया। सबसे पहले क्या था, द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे कंसिडर appropriate for any non-compliance with or refusal to observe any of the duty। सिंपल बात ये है, जैसे आपके डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है, नॉन एनफोर्सेबल है, उसी तरह जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन पनिशेबल है। फाइन, मतलब कि अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाते तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फाइन, तो सिंपल बात ये है। लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या किया, रिकमेंड किया था कि अगर कोई बंदा अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को रिफ्यूज करता निभाने को या फिर उसको अच्छे से नहीं अपनाता तो उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट ने इस कंसीडर नहीं किया, ठीक है। सेकंड ये, नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और इन पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ infringement on any of the fundamental rights or on the ground of repugnancy to any other provision of the constitution। सिंपल बात ये है, अगर कोई भी लॉ मतलब पनिशमेंट आपको दे रहा है, ठीक है, तो उस फंडामेंटल ड्यूटी अगर आप नहीं निभा रहे हो तो आपको वो लॉ अगर आपको पनिशमेंट दे रहा है तो उस लॉ को आपको कोर्ट पे क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। तो अगेन क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम फंडामेंटल ड्यूटीज की नो एनफोर्सेबल बना रहे हैं कोर्ट में, लेकिन हमने क्या किया, एनफोर्सेबल उन्हें नहीं बनाया, तो ये भी उनकी एक्सेप्ट नहीं किया गया। फाइन, इसके अलावा ये बोला कि जो ड्यूटी टू पे टैक्सेस ये भी सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी बनानी चाहिए, लेकिन हमने ये भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनाई, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब आपको ये पता होना चाहिए 51A में जो लिस्ट है 11 ड्यूटीज़ की पूरी अच्छे से पता होनी चाहिए। फाइन, तो हम जरा देखते हैं वो 11 ड्यूटीज़ कौन कौन सी है। पहली है, देखो भाई आपको इसको नंबर वाइज याद रखना है, ए है तो ए पे याद रखना है, बी है तो बी पे याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप ए को बी से कर दो, बी को सी से, नहीं, ठीक है। 51A आर्टिकल है, उसके अंदर आपको लाइन वाइज इसको याद करना है। सबसे पहले आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बांध के रखना है, कंप्लाई करना है और आपको अपने आइडल्स इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। इसके अलावा हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं आपको अपने नेशनल स्ट्रगल जो हमारा फ्रीडम के लिए चला था उससे इंस्पायर होना है और उनके आइडल्स को क्या करना है, फॉलो करना है, चेरिश करना है। आपको सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड है, फोर्थ है, आपको अपनी कंट्री को डिफेंड करना है और नेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जब भी आपको बोला जाए कि आपको करनी है, ठीक है। नेशनल सर्विसेज जैसे अगर आपको बोला मास्क पहनो तो मास्क पहनो और अपनी कंट्री को बचा के रखना है। अगेन इसके अलावा आपको हार्मनी प्रमोट करनी है और आपको कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट को मेंटेन रखना है अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडिंग रिलीजियस, चाहे रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, रीजनल हो, सेक्शनल डाइवर्सिटीज हो, और आपको क्या करना है, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। और ऐसे जो प्रैक्टिसेस जो वुमेन की डिग्निटी को डाउन करती हैं उनको क्या करना है, आप उन प्रैक्टिसेस को आपको रिनाउंस क्या करना है, डिनाउंस करना है। फाइन, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप देखते हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में भाई भाई, तो ये लाइन यहीं से आती है कि आपको एक ब्रदरहुड की भावना को मेंटेन रखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपना जो हमारी कंट्री का रिच हेरिटेज है उसको वैल्यू करनी है, उसको प्रिजर्व करना है। फाइन, इसके अलावा आपको नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, देखो आपको पता नीचे एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको इम्प्रूव करना है। फाइन, इसके अलावा आपको क्या करना है, एक डेवलप करना है साइंटिफिक टेपर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यू हैव टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये नहीं पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ो, एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। हमें क्या काम करना है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज, सो दैट जो हमारा नेशन है वो कॉन्स्टेंटली क्या किया, मतलब कि हाइयर अचीवमेंट्स करता रहे और मतलब कि बहुत अचीव कर सके। सिंपल बात ये कि हमें इस तरह से एक्सीलेंस पे काम करना है। इसके अलावा हमें ये गाइस जो लास्ट थी फंडामेंटल ड्यूटी, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड हुई थी, दैट इज कि हमें प्रोवाइड करनी है अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वर्ल्ड बिटवीन द एज ऑफ 16 to 15। मतलब हर एक बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल है
उसको राइट टू एजुकेशन का उसको पूरा ड्यूटी है, फाइन। लेकिन इस ड्यूटी को हमने ऐड किया था बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000, फाइन। तो अगर ये आपको पता होना चाहिए। अब ये 11 के ड्यूटीज आई होप आपको पता होगी। फीचर्स क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के, जरा हम देखते हैं व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले क्या है, ये आपकी मोरल ड्यूटीज़ है, जबकि कुछ आपकी सिविक ड्यूटीज़ है। फॉर इंस्टेंस जैसे आपको क्या करना है, फ्रीडम स्ट्रगल के जो नोबल आइडियाज हैं उनको चेरिश करना है, तो एक आपकी मोरल पर्सपेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, ये भी आपकी क्या है, मोरल रिस्पेक्ट है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सब की आपकी सिविक ड्यूटी है, ठीक है। ये इस तरह की वैल्यूज़ हैं जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है। जैसे हमारे रिच हेरिटेज को आपने क्या करना है, प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन है जिसको आपको वैल्यू करना है। इंडियन की जो मिथोलॉजीज है, जैसे हमारी रामायण, महाभारत, रिलीजन्स, प्रैक्टिसेस, इन सबको क्या है, हमारा एक पार्ट है। इन अदर वर्ड्स ये हमारे के एसेंशियली कंटेन जस्ट अ कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू द इंडियन वे। तो सिंपल बात है कि हमारा इंडियन कल्चर है और आपको हमारे इंडियन कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है। अनलाइक कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो वेदर सिटीजन ऑफ फॉरेनर्स पे एक्सटेंड होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ सिटीजन्स पे क्या है, मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ कोर्स ये नॉन सिटीजन्स को एक्सटेंडेड नहीं है, उनको कोई ड्यूटीज़ नहीं निभानी है, फाइन। डीपीएसपी की तरह जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये भी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और कॉन्स्टिट्यूशन इनको एनफोर्सेबल नहीं करवाता। मोर ओवर कोई भी इनका लीगल सेंक्शन भी नहीं है अगेंस्ट देयर वायलेशन। हाउएवर पार्लियामेंट क्या करती है, जब कभी मर्जी विद बाय लॉ इनको एनफोर्स भी कर सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसा कर सकते हैं। हाउएवर अभी तक ये नॉन जस्टिसेबल है। क्रिटिसिज्म क्या है, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया पार्ट 4 में, तो इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। इन्होंने बोला जो ड्यूटीज़ की जो लिस्ट है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ कवर नहीं करती, जैसे वोट कास्ट करना, पेइंग टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग। तो ये जो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ है ये सब इसमें एक्ट नहीं है। इनफैक्ट की ड्यूटी टू पे टैक्सेस तो रिकमेंड भी किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, लेकिन हमने नहीं माना, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो कुछ ड्यूटीज़ है वो काफ़ी वेग है, एम्बिगियस है, मतलब कि जो उनका जो वर्ड है या जो उनको डिफाइन करना ही मुश्किल है, एंड दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय कॉमन। फॉर एग्जांपल कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती है सेम वर्ड की, जैसे नोबल आइडल्स, कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे अजीब से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जिनको समझना थोड़ा मुश्किल है। इन्होंने बोला है कि दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द क्रिटिक्स एज अ कोड ऑफ मोरल परफेक्ट ड्यू टू द नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर। बिकॉज अभी बोला क्योंकि ये मोरल ऑब्लिगेशन है, तो क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। इंटरेस्टिंगली जो स्वर्ण सिंह कमेटी है, जबकि उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें क्या करना चाहिए, पेनल्टी या पनिशमेंट इम्पोज करनी चाहिए अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता, फाइन। इसके अलावा किसी ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन इंक्लूड करना एक तरह का सुपरफ्लुअस है, बिकॉज जो ड्यूटीज़ हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल वुड बी परफॉर्म बाय द पीपल इवन दे वर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल बात यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं भी थी तब भी लोगों को अपनी ड्यूटीज़ क्या करनी चाहिए थी, अब क्या निभानी चाहिए थी, फाइन। क्रिटिक्स ने ये बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करना एज अपेंडेज टू पार्ट 4 if the constitution has reduced their value and significance, they should have been added after part 3 so as to keep them ऑन पार विद द फंडामेंटल ड्यूटी। सिंपल बात ये है, अगर आपको फंडामेंटल राइट दिए गए तो आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। तो बात यही था, अगर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में थे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी या तो पार्ट 3 में होनी चाहिए थी या पार्ट 3 के बाद ही रखना चाहिए था, पार्ट 3 A टाइप में। लेकिन हमने इसको पार्ट 4 A में रख के क्या है, इसकी कंटिन्यूटी को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और इसकी वैल्यू को भी हमने खत्म कर दिया। सिंपल बात यह है। सिग्निफिकेंस क्या है, नो डाउट बहुत क्रिटिसिज्म हुए, बहुत अपोजिशन हुए, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का खुद क्या है, काफ़ी वैल्यू है। मतलब कि एक तरह का सिटीजन्स के लिए रिमाइंडर है कि अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करें तो आपको अपनी ड्यूटीज़ के लिए भी कॉन्शियस रहना चाहिए, अपनी कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने सिटीजन्स के लिए, ठीक है। ये एक तरह का ऐसा वार्निंग एक्ट करती है कि आप कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ ना करें या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ना करें, जैसे नेशनल फ्लैग को बर्न ना करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रॉय ना करें, फाइन। ये एक तरह का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है फॉर द सिटीजन्स और ये एक क्या प्रमोट करती है, सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम, फाइन। तो ये एक तरह का फीलिंग क्रिएट करती है दैट द सिटीजन्स आर नॉट मेयर, मतलब कि आप सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं हैं बट क्या व्यक्ति एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं इन रियलाइजेशन ऑफ द नेशनल गुड, फाइन। इसके अलावा ये कोर्ट्स की हेल्प करती है इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। जैसे डीपीएसपी हेल्प करते हैं, उनसे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है दे ऑल्सो हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग द डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक मतलब कि ड्यूटीज़ को यूज़ किया था इन डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ
अगर कोर्ट को ऐसा लगता है दैट लॉ कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटी को क्वेश्चन देता है, देन इट मे कंसीडर सच लॉ टू बी reasonable in relation to Article 14 or Article 19 or and thus save law from the unconstitutional. Again guys, कि इनको हम एनफोर्सेबल कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट को लगता है लॉ बना के। हेंस पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ अप्रोप्रिएट पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फुलफिल एंड, ठीक है। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि लॉ बना के इसको एनफोर्सेबल करना चाहिए तो वो कर सकती है और आपको प्रॉपर पनिशमेंट उसके लिए इम्पोज कर सकती है। फाइन। इसके लिए एच आर गोखले थे जो कि लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ रीज़न दिए थे कि उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इनकॉर्पोरेट किया आफ्टर द 26 ईयर्स, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पर्टिकुलरली इमरजेंसी के बाद जून 1975 के बाद कुछ लोगों ने क्या किया, शो किया नो एंग्जाइटी टू फुलफिल देयर फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस ऑफ रिस्पेक्टिंग द स्टेट। सिंपल बात ये है कि हमने क्या किया, 26 साल बाद क्या किया, ऐड किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि जब इंटरनल इमरजेंसी लगी जून 1975 में तो लोग बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है कि उन्हें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या निभानी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एक चैप्टर लेके आए फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, जिन्होंने क्या किया, लोगों के स्पिरिट्स को जो रेस्टलेस थी उनको इफेक्ट किया, एंटी नेशनल सर्विलेंस एंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन इन द पास्ट, ठीक है। सिंपल बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी जब वो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने जस्टिफाई किया कि हाँ इन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करनी चाहिए और आर्ग्यू किया कि इनकी जो इंक्लूजन है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगी। उन्होंने बोला था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो मॉरल वैल्यूज़ है वो सिर्फ राइट्स को स्मूथ ही नहीं करेगी बल्कि डेमोक्रेटिक बैलेंस को एस्टेब्लिश करेगी बाय मेकिंग द पीपल, क्योंकि लोगों को और अवेयर करेगी अपने ड्यूटीज़ के लिए, स्पेशली एज देयर कॉन्शियस ऑफ द राइट। मतलब जितना वो अपने राइट्स अधिकार के लिए राइट मतलब कॉन्शियस रहते हैं उतना वो अपनी ड्यूटीज़ को लेके भी कॉन्शियस रहेंगे। फाइन। लेकिन पार्लियामेंट में जो अपोजिशन स्ट्रॉन्गली अपोज था, फाइन, लेकिन जो उस वक्त जो पार्लियामेंट में अपोजिशन बैठी थी उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपोज किया। हाई वो जो न्यू जनता गवर्नमेंट थी जो मोरारजी देसाई के द्वारा हेड की गई थी पोस्ट इमरजेंसी में, उन्होंने इवन की फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अनल नहीं किया था। नोटेबली जो न्यू गवर्नमेंट आई थी उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट थ्रू 43 अमेंडमेंट एक्ट एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट। दिस शोज कि देयर वाज एन इवेंचुअल कंसेंसस ऑन द। इससे ये समझ में आता है कि एक्चुअल में सभी लोग चाहते थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जाए, उनकी ज़रूरत है, उनकी डेजराइटी है। और ये बहुत क्लियर जब बना जब वन मोर ड्यूटी को ऐड किया 2002 में बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट। फाइन। अब जरा देखते हैं जो वर्मा कमेटी की क्या ऑब्जर्वेशन थी। वर्मा कमेटी ने वो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन उन्होंने आइडेंटिफाई किया एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब कि आपको पता है जैसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करते हैं, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। लेकिन इसके ऊपर आपको पता भी अगर आपको कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है तो एज पर लॉ हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो हमने क्या बनाया, कुछ लॉज बनाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नज़र में रखते हैं। हम देखते हैं हमने बनाई प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स नेशनल ओनर एक्ट, जो क्या करता है हमारे प्रिवेंट करता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। और इस एक्ट के अंडर किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। वेरियस क्रिमिनल लॉज को हम फोर्स में लेके आए और जिसमें हम लोगों को पनिशमेंट देते हैं बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल ऑन ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन एंड सो। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आया सो दैट हम क्या कर सके, जो लोग कास्ट रिलीजन पे वायलेंस वो करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। इंडियन पिनल कोड ने डिक्लेयर किया कुछ असर्शन पिटिशन टू नेशनल इंटीग्रेशन एज पनिशेबल ऑफेंसेस। मतलब कि कहीं पे भी अगर आपने इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हैम्पर करने की बात करी तो इस इंडियन पिनल कोड में प्रोविजन है जिसके अगेंस्ट आपको क्या मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है। फिर एक है यूएपी एक्ट, दैट इज द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1897, जो डिक्लेयर करता है कि कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन इज एन अनलॉफुल एक्ट। मतलब कि आप एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, लाइक एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन का ग्रुप नहीं बना सकते कि अगर आपको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए। फाइन। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो प्रोवाइड करता है कि हम एमपीज या एमएलएज को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, लाइक अगर वो वोट मांग रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ठीक है, या फिर वो क्या कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, एनमिटी, हेट्रेड फैला रहे हैं बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन। सो मतलब सिंपल बात है, एक कास्ट के लोग को दूसरे कास्ट की तरफ भड़का रहे हैं या फिर एक रिलीजन के लोग को दूसरे रिलीजन की तरफ भड़का रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन एमपी से उन एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं।
फिर आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो प्रोहिबिट करता है ट्रेड इन द रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 अभी आपको देखा हमने कि हमने ये पढ़ा है कि हमें क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट लेक्स वगैरह को, ठीक है। तो ये इसी के लिए आया। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया, सूचक इनडिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्टेशन एंड डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। फाइन। तो गाइस यहाँ पे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। चलिए थोड़ा हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है चैप्टर 9। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A। आपकी 11 ड्यूटीज है, पहले अपनी 11 ड्यूटीज अच्छे से पढ़ लीजिए आप, ठीक है। अगर आपको 11 ड्यूटीज के बाद भी नहीं ये समझ में आएगा तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से करना। टू बिलीव इन सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, क्या हमने ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी? नहीं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये बात बिल्कुल सही है। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये बात भी सही है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, ये भी हमने पढ़ा। टू हेल्प द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं पढ़ा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कौन कौन सी है? 2, 3 एंड 4। सो करेक्ट आंसर क्या है? बी। Which of the following statement regarding the fundamental duties contained in the Indian Constitution are correct? आपने बताना कौन सी जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू रिट जुरिसडिक्शन, नो, हमने बोला ये नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट अडॉप्शन, नहीं, हमने तो उनको 26 साल बाद अडॉप्ट किया 1976 में, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। फंडामेंटल ड्यूटीज बिकेम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ये बात बिल्कुल सही है। इनकी रिकमेंडेशन पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स, ये बात बिल्कुल सही है, सिर्फ सिटीजन्स भी एप्लीकेबल है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ओनली थर्ड एंड फोर्थ। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ड्यूटीज हैं जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टू डिफेंड द कंट्री, यस। टू पे इनकम टैक्स, नहीं, ये तो हमने मानी ही नहीं थी। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यस। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल बात। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया? टू बी ट्रूथफुल टू वंस ड्यूटी, ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, नो। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नो। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ, ये हमने भी पढ़ा था। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो डी। आप एक मिनट देख भी सकते हैं, फिर आप इसको भूल गया हो। मैं 11 की 11 ड्यूटीज यहाँ पे खोल देती हूँ जहाँ हमने एक फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी है, ठीक है। देखो एक बार, देखो ये हमने यहाँ पढ़ा था ना, ई वाली ड्यूटी, फाइन। तो टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, फाइन। तो ये चीज़ आपको थोड़ा अच्छे से पढ़नी है, फाइन। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू सर्व एज अ रिमाइंडर टू द स्टेट, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज किन के लिए रिमाइंडर है? स्टेट्स के लिए कि उनको अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए, वो तो डीपीएसपी है ना। जुडिशियल टू एडमिनिस्टर जस्टिस प्रॉपर्ली, नहीं। एवरी सिटीजन टू ऑब्जर्व बेसिक नॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेटिक कंडक्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज एक तरह का रिमाइंडर है किन के लिए? हर एक सिटीजन के लिए, कि वो अपनी जो बेसिक नॉर्म्स है उनको क्या करें? ऑब्जर्व करें, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, यस। तो फंडामेंटल राइट्स किन के लिए रिमाइंडर है? फॉर द सिटीजन टू ऑब्जर्व बेसिक नॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेटिक कंडक्ट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? फाइन, अगेन वही पूछा, सेम क्वेश्चन है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स हेरिटेज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अवॉइड वायलेंस, यस। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यस। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सो जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये क्या है? आपकी फंडामेंटल राइट है, नो। फंडामेंटल ड्यूटी है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। डीपीएसपी नो। ऑर्डिनरी ड्यूटी है, नो। फंडामेंटल ड्यूटी है यहाँ। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यस। टू सेफगार्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो। पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत होगी। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर क्या? फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज आपने ऐड करी कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 46 सेकेंड अमेंडमेंट है, किसकी रिकमेंडेशन पे? संतनम, सरकारिया, स्वर्ण सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी, तो अभी हमने पढ़ा स्वर्ण सिंह कमेटी। सो करेक्ट आंसर क्या है? सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, ये तो है हमारी। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है हमारी। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म, ये भी है। टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन वेलफेयर ऑफ पीपल,
ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो नोट है तो कौन सी है, डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ फंडामेंटल, कौन सी है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये तो है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो गाइस देखो ये हमारा डीपीएसपी है, फाइन। हमारा नो डाउट रिच हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन कहीं पे भी मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचर, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सो नोट है तो वो है करेक्ट आंसर क्या है, सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको पता नहीं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो 1976 तक तो नहीं थी। हैव एडिड थ्रू अमेंडमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट। मैंडेटरी ऑन ऑल द सिटीजन, मैंडेटरी तो नहीं है ना, तो ओनली सेकंड क्या स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी आपकी नहीं है। टू रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन, ये तो है। टू कॉस्ट वोट, ये आपकी नहीं है। टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, यस। टू डेवलप समथिंग, तो नहीं, कौन सी है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टेट एंड द सिटीजंस। टू डेवलप साइंटिफिक टेंपल, यस। टू प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड, यस। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो गाइस ये तो डीपीएसपी है आर्टिकल 40 में। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, ये भी डीपीएसपी है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगेन डीपीएसपी आर्टिकल 44। टू डिफेंड द कंट्री, ये बात सही है। तो जो क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स, तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटी। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड ऑफ नेशनल स्ट्रगल, ये तो है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परमेंट, ये भी है। टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज, तो गाइस ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो कौन सी नहीं है, सी। नेक्स्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ लेक इज एन ऑब्जेक्टिवली एक्सप्रेसली स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, 11th शेड्यूल। अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सी ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड की गई, 46 अमेंडमेंट एक्ट 1976, सो करेक्ट आंसर क्या है, 1976। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, which of the following articles of the Constitution of India relate to the protection and improvement of the environment। कहाँ पे आपको मिलेगा एनवायरमेंट के बारे में, आर्टिकल 48 है, ये भी है, ओनली नहीं है ना, 51A ओनली नहीं, बोथ आर्टिकल 48 एंड 51, ये बात बिल्कुल सही है। तो सी स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज डीपीएसपी में भी प्रोविजन है और फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज में भी प्रोविजन है फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा से क्वेश्चंस पे, प्रीवियस क्वेश्चंस में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कौन से प्लेस पे मेंशन है, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो थर्ड प्लेस पे मेंशन है। अब आप पढ़ लेना अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा। फाइन, सेकंड क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी हैज बीन मेड बाय, कौन से आर्टिकल के अंडर है, 50, 52, 51 या 53, अभी आपको पता है आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी रिकमेंडेशन में आपने पढ़ा है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अयनगर कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, तंत्र कमेटी, तो करेक्ट आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी से हमने इनकॉर्पोरेट करी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, कब कब करी थी, 1976, 79, 1975, 1972, तो करेक्ट आंसर है 1976। किसकी रिकमेंडेशन पे हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने ऐड किया, तो गाइस अगेन स्वर्ण सिंह कमेटी। तो गाइस ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना बिल्कुल सिंपल, तो मैं आपको डायरेक्ट कर रही हूँ। फाइन, अगेन कौन कौन से मेंबर थे स्वर्ण सिंह कमेटी के, तो आपको ये बताना है। एयर हमारे एस रॉय, हरिदेव जोशी, CM सीटू, तो आपको करेक्ट आंसर शो बताना है, तो आपको बता दें ABD इसका करेक्ट आंसर है, तो आप देख सकते हो। हाईवरी हमने अभी शायद पढ़ा नहीं है क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन किया, तो एयर असले थे, SS राय थे और CM सीटू थे, तो ये लोग क्या थे, मेंबर थे स्वर्ण सिंह कमेटी के। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में मेंशन है, पार्ट 4A में। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। फाइन, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, आपको मैं PDF भेज दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप एक बार क्वेश्चन पहले खुद लगाना, उसके बाद करना। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन कौन से किसमें पार्ट में है, पार्ट 4A में है। अगेन कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज है, आर्टिकल 51A में है। किस अमेंडमेंट के थ्रू हमने एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया। 10 रिकमेंडेशन दी थी 42nd अमेंडमेंट में, क्या जिसको हमने 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया, 10 चीज़ें थी, तो वो क्या थी, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, DPSP, तो क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी।
कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हमने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया? 42nd। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? 42nd फंडामेंटल ड्यूटीज हमने इनकॉर्पोरेट की बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने न्यू चैप्टर किस में किया? फंडामेंटल ड्यूटीज में, चैप्टर 4A। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया? 1976 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज नोट टू? कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? दे कैन बी एनफोर्स बाय द रिट्स। तो आपको पता होना चाहिए ये रिट्स के थ्रू एनफोर्स नहीं है, तो यही स्टेटमेंट किया है, इनकरेक्ट है। दे कैन बी प्रमोटेड ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। यस, ये बात बिल्कुल सही है। दे कैन बी यूज फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिगुअस स्टेटमेंट, अभी हमने पढ़ा था। यस, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्यूटी कम्स विद इन द स्फीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच कोर्ट हैज टू डिसाइड। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? आपको बताना है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो गाइस ये तो आर्टिकल 50 था डीपीएसपी में। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट, ये बात बिल्कुल सही, फंडामेंटल ड्यूटी है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, देखो गाइस ये आर्टिकल 17 है। फंडामेंटल राइट है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 21 है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या? फंडामेंटल ड्यूटी बी। नेक्स्ट है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है सिटीजन की, उसमें कौन सी ड्यूटी इंक्लूड नहीं है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज, ये भी बात सही है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, देखो ये तो फंडामेंटल आपका राइट है आर्टिकल 17 के अंदर। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म स्पिरिट, तो ये आपकी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। जो नोट पूछा है क्या नहीं इंक्लूड है, तो वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? फाइन, अगेन गाइस, तो आप देख लो ना, टू डिफेंड द कंट्री है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ये भी है, टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत ये नहीं है, आर्टिकल 40 अभी हमने पढ़ा, ये डीपीएसपी है। टू सेवगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, ये हमारी डीपी, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको बताना है अगेन कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, यस। टू डेवलप द प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन, ऐसा नहीं है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, यस। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर, यस। तो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? फर्स्ट, थर्ड एंड द फोर्थ। करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन? विलेज पंचायत नहीं, नेशनल फ्लैग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं, ये तो हमारा आर्टिकल 17 है। वाइल्ड लाइफ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल फ्लैग में प्रोटेक्शन क्या है? हमारा रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, तो प्रोटेक्शन की बात करिए तो वाइल्ड लाइफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये स्टेटमेंट कौन से रेफर करते हैं? आर्टिकल ऑफ कोर्स फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी कौन से आर्टिकल में है? 51A में है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? फंडामेंटल ड्यूटीज आर अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बताओ इनकरेक्ट बताना है। क्या पार्ट है? नो। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोट अ पार्ट, ये बात बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 में, ये बात बिल्कुल सही है। पार्ट 4A में, सॉरी, आर्टिकल 51A के अंदर, ये बात बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या यही है कि फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? कौन सी ऐसी तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये तो है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी भी है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक, अभी हमने सेम क्वेश्चन पढ़ा, तो ये नहीं है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? टोटल 9, 11, 12 या 10? 20, तो अभी हमने पढ़ा 11 है टोटल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये है। टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ये भी है। टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं। फाइन। टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, ये भी है। तो क्या नहीं है? सी। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, यही तो नहीं है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर तो है, इतना तो हम पढ़ चुके हैं। फाइन। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी भी है वाइड कॉन्स्टिट्यूशन में, तो करेक्ट आंसर क्या है? वोट इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इनकरेक्ट मैच है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच? पार्ट 2 सिटीजनशिप करेक्ट है। 3rd में फंडामेंटल राइट्स है। 4th में डीपीएसपी है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4th में नहीं है, 4A में है। फाइन, तो यही इनकरेक्ट मैच है। लास्ट क्वेश्चन, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये प्रोविजन कहाँ पे? प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल। तो करेक्ट आंसर क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो पसंद आया लाइक करना, कोई डाउट हो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछना। तब तक बाय बाय, टाटा।